नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने 320 साल तक, जी हां, 320 साल तक दिल्ली की तकदीर लिखी। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिल्ली पर 320 सालों तक हुकूमत की? मतलब 3 सदियों से भी ज्यादा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक परिवार की कहानी नहीं है। ये तो 5 अलग अलग सल्तनतों का एक लंबा सिलसिला है। मामलुक यानी गुलाम वंश से शुरू होकर फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। तो बस यही है हमारा आज का सफर। इन्हीं 5 पड़ावों से होकर हम गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। भारत में सल्तनत की नींव कैसे पड़ी? देखिए, ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है जहां राजा का बेटा राजा बनता है। इसकी बुनियाद तो मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों ने रखी, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक नई ताकत के लिए, कह सकते हैं, एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। और कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से नहीं, बल्कि एक गुलाम से। जी हाँ, एक गुलाम। हुआ ये कि 1206 में जब मोहम्मद गुरी की मौत हुई तो उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अच्छा, अब ये गुलाम वंश सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि गुलाम कैसे राजा बन सकते हैं? देखिए, ये जो मामलुक थे, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। ये तुर्की मूल के सैनिक गुलाम थे, जिन्हें बाकायदा जंग और राजकाज दोनों की ट्रेनिंग दी जाती थी। वे जनरल, गवर्नर, यहां तक कि बादशाह भी बन सकते थे। इसीलिए पहले वंश का नाम पड़ा मामलुक वंश। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इतने दरिया दिल थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। आज हम जो कुतुब मीनार देखते हैं, उसे बनवाने की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। पर इनकी कहानी का अंत बड़ा ही अचानक हुआ। 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए ये घोड़े से गिरे और इनकी मौत हो गई। अब सोचिए, सल्तनत के पहले सुल्तान की मौत इतनी अचानक हो गई, सल्तनत तो मानो बिखरने ही वाली थी। ऐसे में उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत थी, और वो हाथ था इल्तुतमिश। कई इतिहासकार तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बिखरे हुए साम्राज्य को एक किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और सबसे जरूरी बात, अपनी करेंसी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे सल्तनत को एक असली शक्ल मिली। और फिर 1229 में एक बहुत बड़ी बात हुई। उन्हें बगदाद के खलीफा से एक खिल्यत मिला। अब ये खिल्यत सिर्फ एक सम्मान का चोगा नहीं था, ये एक तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था। उस वक्त की इस्लामिक दुनिया के सबसे बड़े नेता की तरफ से एक मोहर थी कि हाँ, दिल्ली सल्तनत अब एक आज़ाद और जायज़ हुकूमत है। तो मामलुक वंश के बाद सल्तनत पहुंची अपने दूसरे पड़ाव पर, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जिक्र हो और एक नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी। ये जो कहावत है ना, मैं ही राज्य हूं और मेरा आदेश ही कानून है, ये अलाउद्दीन खिलजी पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक बहुत ही ताकतवर और कह सकते हैं निरंकुश शासक। उसने सल्तनत को ना सिर्फ उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े खतरे मंगोलों से भी बचाया। अब सवाल ये था कि मंगोलों से लड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज का खर्चा कहां से आएगा? तो अलाउद्दीन ने एक कमाल का तरीका निकाला, मार्केट कंट्रोल। उसने अनाज से लेकर घोड़ों तक हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया। मकसद? ताकि सैनिकों को कम सैलरी में भी कोई दिक्कत ना हो। और इन नियमों को लागू करवाने के लिए दीवान रियासत जैसे नए डिपार्टमेंट बनाए, और जो भी गड़बड़ करता था उसके लिए सजा बहुत बहुत सख्त थी। 50%। जी हां, सेना का खर्चा उठाने के लिए उसने एक और काम किया। उसने किसानों पर खराज यानी जमीन का टैक्स बढ़ाकर पैदावार का सीधा सीधा आधा हिस्सा कर दिया। पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इतना ज्यादा टैक्स कभी नहीं लगा। खिलजियों के बाद दौर आया तुगलकों का। ये लोग बड़े बड़े सपने देखने वाले थे, बड़े बड़े प्लान बनाने वाले। पर अफसोस, इनके ज्यादातर प्लान बुरी तरह फेल हो गए। और इस दौर का सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को समझना आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। कुछ उसे विजनरी कहते हैं तो कुछ उसे पागल सुल्तान। उसके आइडियाज बड़े थे, पर वो शायद अपने वक्त से बहुत आगे था। जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का फैसला, पूरी आबादी को साथ लेकर, या फिर टोकन करेंसी चलाना, सोने चांदी की जगह कांसी के सिक्के। नतीजा, हर बार तबाही। तो तुगलकों की इन गलतियों ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया था। और जब कोई चीज अंदर से कमजोर हो तो बाहरी चोट ज्यादा असर करती है।
और एक ऐसी ही बहुत बड़ी चोट अब लगने वाली थी। ये खतरा था तैमूर। साल था 1398। तैमूर का हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक कयामत थी। दिल्ली को इस तरह लूटा गया, इस तरह तबाह किया गया कि सल्तनत फिर कभी उस सदमे से उभर ही नहीं पाई। तुगलक वंश तो लगभग खत्म ही हो गया और दिल्ली में कई दशकों तक कोई कानून, कोई सरकारी नहीं बची। तैमूर की तबाही के बाद दिल्ली सल्तनत बस नाम की ही रह गई थी। वो साम्राज्य जो कभी पूरे भारत में फैला था, अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। बीच में सैयद वंश भी आया, पर उनका राज भी बहुत छोटे से इलाके पर था। और सल्तनत के आखिर दौर में, यानी लोदी वंश के समय, तो हालत ये थी कि सुल्तान की हुकूमत बस दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही चलती थी। और फिर आया साल 1526। जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर। इस लड़ाई में लोदी हार गया और इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और शुरू हुआ एक नया दौर, मुगल साम्राज्य का। तो 320 साल का ये सफर खत्म हो गया, सल्तनत खत्म हो गई। पर यहां एक सवाल है, क्या सल्तनत का असर भी खत्म हो गया? जरा सोचिए, उनका प्रशासन चलाने का तरीका, उनकी करेंसी, उनका आर्किटेक्चर, ये सब कुछ आने वाले मुगल साम्राज्य का और फिर हमारे आज के भारत की नींव का हिस्सा बना। तो सवाल यह है कि क्या कोई सल्तनत सच में कभी खत्म होती है या वो बस अपना रूप बदल लेती है? इस पर जरूर सोचिएगा।